খেলা হবে বিকাশ হবে। सहारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश दंगल में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब 2 मई को पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटों की गिनती होगी। नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे तेजी से आ रहे हैं और इससे हम संभावित नतीजा भी कह सकते हैं। इससे 2 मई को आने वाले नतीजों की एक फौरी तस्वीर हमारे सामने होगी। हम आपको दिखाएंगे एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के, और इन सभी पूर्वानुमानों का निचोड़ क्या है, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। आज के अपने कुछ खास मेहमानों के साथ हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ेगा। लेकिन हम इससे पहले आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह और इंतजार पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर है, जहां विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है। इसके अलावा केरल, असम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नतीजे भी अपने आप में अहम हैं। जो वहां पर सत्ता में रहे हैं उन लोगों की पूरी कोशिश रही है इस चुनाव में कि नतीजे उनके पक्ष में आए, दोबारा वो सत्ता में आए। और सबसे ज्यादा स्टेक पश्चिम बंगाल को लेकर है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी और सोशियोलॉजिस्ट का भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर है कि क्या ममता बनर्जी तीसरी बार लगातार सत्ता में आएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहली बार सरकार बनाने के लिए वहां के मुहाने पर खड़ी है, बना सकती है। ये सबको इंतजार है। बहरहाल आज की चर्चा हम करेंगे कि अब 8 चरण के पश्चिम बंगाल के मतदान के बाद जब 5 राज्यों का मतदान संपन्न हो गया है, तब नजर तो वाकई 2 मई तक इंतजार करना होगा और नजर 2 मई पर ही टिकी होगी जब ईवीएम खुलेंगे उन 5 राज्यों के और वोटों की गिनती होगी। और उस दिन यथार्थ में पता चलेगा, वास्तव में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी की जीत हुई है, किसके दावे में सबसे ज्यादा दम रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर बात करें केरल की। केरल एक ऐसा प्रदेश जो भारत में लेफ्ट का वो आखिरी किला है। अब क्या वो आखिरी किला इस बार बचेगा या ढह जाएगा? तो ये लेफ्ट को सबसे ज्यादा उम्मीद केरल पर है और केरल पर लेफ्ट ने काफी उम्मीदें भी की थी और काफी मेहनत भी की थी। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार मेट्रोमैन के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी और त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर देखने को मिला। साउथ की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में इस बार जो चुनाव हुआ है वो अपने आप में एक ऐसा चुनाव जब 2 बड़े दिग्गज, 2 बड़े चेहरे इस बार नहीं रहे और उनकी अनुपस्थिति में ये चुनाव हो रहा है। जयललिता की अनुपस्थिति में एआईएडीएमके और करुणानिधि की अनुपस्थिति में डीएमके चुनाव मैदान में है, एक कांग्रेस के साथ, दूसरी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उधर पुडुचेरी की अगर हम बात कर लें तो पुडुचेरी में कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले विधायक उस पार्टी छोड़े और सरकार अल्पमत में आ गई। राष्ट्रपति शासन के तहत वहां पर चुनाव हुआ। अब कांग्रेस वहां पर सत्ता में आ पाती है या नहीं आ पाती है, बीजेपी वहां पर जोर मार रही है, क्या वो सत्ता में आएगी, ये इसका इंतजार। हालांकि आज एग्जिट पोल क्या कहेंगे ये भी हम बताएंगे, लेकिन इंतजार तो 2 मई का होगा। 2 मई को ही असल नतीजे आएंगे। हमारे साथ जो खास पैनल है आज चर्चा में, भास्कर घोष भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भास्कर घोष जी। प्रभात तिवारी टीएमसी के प्रवक्ता हैं और इस पूरे चुनावी दौर में प्रभात तिवारी हमारे साथ चर्चा में रहे और अपनी पार्टी का बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखते रहे हैं। और आज जब चुनाव खत्म हो गया है तब क्या उनका कैलकुलेशन है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में डॉक्टर धनोज कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और उस
न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि बाकी जो 4 राज्य हैं उनका भी हम राजनीतिक तौर पर वहाँ के लोगों की जो वोटिंग का पैटर्न रहा है वो भी हम इनसे समझने की कोशिश करते रहे हैं। अब आज जब चुनाव खत्म हो गया है, नतीजों का इंतज़ार है, तो अब क्या कहेंगे धनोज जी, हम इस समझेंगे। भोगेंद्र झा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि अजय अरोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की बात है तो असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी। 2016 में कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। अब इस बार फिर कांग्रेस पूरी मेहनत के साथ असम में चुनाव मैदान में है, लेकिन क्या उसकी वापसी हो पाएगी? 5 साल के वनवास के बाद कांग्रेस वहां पर आएगी? ये एक बड़ा सवाल हम उनसे भी जानेंगे, और बाकी राज्यों में क्या स्टेक है कांग्रेस का ये भी हम समझेंगे। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हम प्रभात तिवारी जी आप ही से कर रहे हैं। अब तो चुनाव खत्म हो गया, जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, 8वें दौर का पोलिंग खत्म हुआ। कैलकुलेशन आपका क्या कह रहा है? यही सवाल हम भास्कर घोष से भी पूछेंगे, लेकिन पहले प्रभात जी आप। पहले तो मैं आज अपना वोट दे के आया हूं, मैंने ये अंगुली आपको दिखा दी, और उसके साथ में दूसरी अंगुली भी दिखा दूं कि विक्ट्री की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग 2/3 मेजोरिटी के साथ पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता दीदी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 2 मई को जो रिजल्ट आएगा, हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ तो 10 साल काम किया, और उस काम के रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम पहले आए थे। उसके बाद घोषणा पत्र के साथ हम इलेक्शन में आए, और उसके बेस पे हम जो है पूरे पश्चिम बंगाल में 294 सीट पे जो हमारा युद्ध था हमने युद्ध किया, और हम ममता दी के नेतृत्व में पूरे कामयाबी के साथ जो है लड़ाई को लड़कर आज जो 8वां फेज समाप्त हुआ 6:30 बजे, हम बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि ममता जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपका अपना दावा है, लेकिन जो अभी आ रहे हैं एग्जिट पोल, पहले फेज की अगर हम बात करें, जो 30 सीटों पर चुनाव हुआ था पहले दौर में, उसमें आपका बहुत कम दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है 10 से भी कम सीटें टीएमसी को। देखिए ऐसा है, आप एग्जिट पोल जो आप, ये हमारा एग्जिट पोल नहीं है, जो हमारा एग्जिट पोल नहीं है, ये दूसरे लोगों का है, दूसरी एजेंसियों का है जी। ठीक है, जिस एजेंसी का भी हो उनका काम है वो करे, और हमारा काम था, हमने किया, बाखूबी से किया हम लोगों ने। और पूरा 1.5-2 महीना जो चुनाव की प्रक्रिया चली, हम लोगों ने बाखूबी से उस पर काम किया, और हम जो है पश्चिम बंगाल में जितनी भी सीट पर लड़े हैं, हम 3 सीट अपने सहयोगी को दिए हैं, बाकी हम 291 पे लड़े हैं, जिसमें 2 उम्मीदवार के मृत्यु हो जाने से जो है वो पोल को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मतलब हम अपने 289 सीट पे लड़े हैं, और पूरा जो इलेक्शन हुआ है वो 292 पे हुआ है। तो हम पूरे तरीके से लड़ाई किए हैं, और हम बता रहे हैं आपको 2/3 मेजोरिटी हमारी आने वाली है। आप 2 मई को रिजल्ट देख लीजिएगा। आपका एग्जिट पोल या किसी एजेंसी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। और एक जो है एक संभावनाएं होती है, ये जो है मतलब हाँ। आप उसको सच नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम उसको कह भी नहीं रहे हैं, ये जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि असल तो 2 मई को होगा, और उसी दिन सब पता चलेगा। भास्कर घोष साहब, दादा 294 में से 292 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं, और आप लोगों का नारा था 200 के पार। लेकिन क्या अब जब कोरोना का दौर आया, पहले से लेकर 5वें चरण और फिर 6ठे, 7वें और 8वें चरण, ये 2 पार्ट में अगर हम बांट दें, तब भी क्या, क्योंकि रैलियों का दौर खत्म हो गया, इन आखिरी 3 अगर चरणों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री अमित शाह जो भी आपके स्टार प्रचारक रहे, वो लोग गए नहीं चुनाव में, कम से कम लास्ट 2 फेजेस तो पूरी तरह से प्रभावित रहा। उसके बावजूद अभी भी आप 200 पार पर ही हैं, या कुछ ऊपर नीचे हुआ है? देखिए, जैसे हमारे मित्र कहें टीएमसी से प्रभात तिवारी जी, पहले बार हम हमारे साथ बैठ रहे हैं, कि पहले वो अपना चुनाव चिन्ह दिखाया, उसके बाद एक विक्ट्री चिन्ह दिखाया। तो ये चुनाव चिन्ह दिखाने के पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि आज 7वां और 8वां चुनाव जो पर्व हुआ कलकत्ता में, आज
70 साल का इतिहास में कलकत्ता में इतना ज़्यादा भयंकर जो एक बर्बरता के साथ जो आज हिंसक घटना घटी, जहां पे हमारे हर चुनाव प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। बम तो ऐसा फेंक रहे थे, सारा दिन हम टीवी में थे, वॉर रूम में थे, बम तो ऐसा फेंक रहे हैं कि लगता है कि वो हैंड ग्रेनेड जैसे जब सीमा पर लड़ाई होती है तो जैसे हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं वैसे बम फेंका गया है। और आज कलकत्ता वासी ने देखा कि 71-72 में, मेरा याद है जो 71-72 में जो नक्सल मूवमेंट ये बंगाल देखा, उसी का एक राजनीतिक चित्र जो है वो तृणमूल ने आज दिखाया। हमारे सारे प्रत्याशी, चाहे वो बीरभूम में हो, चाहे वो लाभपुर में हो, चाहे वो बोलपुर में हो, चाहे वो मरेश्वर में हो, चाहे कहीं भी हो, आज जितना 35 जो चुनावी आज ये चुनाव हुआ, हर में कहीं ना कहीं हमारे समर्थक, हमारे नेता, हमारे प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। और इसके बावजूद भी वो अगर विक्ट्री चिन्ह दिखाते हैं तो मैं मानता हूं कि इससे शर्मनाक और दर्दनाक नहीं हो सकता। चुनाव जो भी जीते, सबसे बड़ा जो धक्का लगा, सबसे बड़ा जो शोषण हुआ, सबसे बड़ा जो अपमान हुआ, वो गणतंत्र का आज देखा। मैंने देख रहा था हमारे प्रत्याशी अनिर्बाण गंगोपाध्याय के ऊपर कैसे लाठी से उसका गाड़ी को तोड़ा गया है। बच्चे लोग कैसे उनका गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं और उसको ईंट पथराव किया जा रहा है। हमने आज देखा हमारे मीना देवी पुरोहित जोड़ासा को, उनके ऊपर कैसे जानलेवा हमला हुआ। हाँ, ये आज टीएमसी अगर ये दावा करते हैं, देखिए मैं एक नागरिक के तौर पे कहता हूं कि अगर टीएमसी आज दावा करता है कि हम लोग विक्ट्री जीत चुके हैं, ये गणतंत्र का सबसे बड़ा प्रहार, गणतंत्र का सबसे बड़ा अपमान, गणतंत्र का सबसे बड़ा शोषण, ये है चाहे वो किसी के भी राज में हो, चाहे वो किसी के भी राज में हो। अगर वोटिंग, अगर लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को, और अगर चुनाव में हिंसा हो तो जाहिर सी बात है कि वो धक्का लोकतंत्र पर है, वो धब्बा गणतंत्र पर है। वही हम कह रहे हैं। हाँ, ये है, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं, वो कोई जीते कोई हारे, लेकिन वो धब्बा तो रहता है। लेकिन सवाल अब एक हम आपके पास आते हैं दादा, 1 मिनट आते हैं जरा। कांग्रेस के अजय अरोड़ा साहब भी हमारे साथ। हाँ जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरा यही था कि कॉन्फिडेंस वही है 200+ वाला। आज भी मैं वो नारा दे रहा हूं, आज भी मैं वो नारा दे रहा हूं, 19 से हाफ 21 से साफ। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं प्रभात जी, आप तो जवाब जरूर देना चाहेंगे, लेकिन जरा एक राउंड हम सबसे बात कर लेते हैं। कांग्रेस से बात करते हैं अजय अरोड़ा जी से, लेकिन उससे पहले एक सर्वे, एक एग्जिट पोल आया है। आज तक एक्सिस माई इंडिया का है ये एग्जिट पोल, हमने कोई एग्जिट पोल नहीं कराया है। बाकी चैनल्स और बाकी जो एजेंसीज हैं उनके जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको हम इस चर्चा में लाएंगे और उसके आधार पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके मुताबिक जो है असम में बीजेपी गठबंधन को 75 से 85 के आसपास वोट मिलने का, सीटें मिलने का अनुमान है। जरा मैं एक बार और कहूंगा कि उस संख्या को एक बार दिखाएं। 75 से 85 सीट बीजेपी गठबंधन को, कांग्रेस गठबंधन को 40 से 50 सीटें ये असम की, और अन्य को 1 से 4 सीट। ये आज तक एक्सिस माई इंडिया का है एग्जिट पोल। अजय अरोड़ा जी। आनंद जी, बिल्कुल मैंने सबको सुना, और जहां तक एग्जिट पोल की बात की, अभी तो शुरुआत है आपके चैनल पे, और अभी इंतजार कीजिए बाकी सभी चैनल्स के भी आ जाएं, और बाकी जितने भी मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, सबके सर्वे आ जाएं। और जहां तक असम की आप बात दिखा रहे हैं, बीजेपी गठबंधन को 85 तक और हमारी 40 से 50, मैं इससे अभी इत्तेफाक नहीं रखता। हमें लगता है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जहां तक अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को बंगाल की बात सुन रहा था कि जिस प्रकार से गुंडागर्दी दोनों पार्टियों ने की, आनंद जी आपके चैनल ने कई बार दिखाया, कोई टांग तोड़ रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई बम मार रहा है, कोई झगड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने और हमारी लेफ्ट ने बड़ी शालीनता से चुनाव लड़ा वहां पे, बड़ी शालीनता से, बड़ी सभ्यता से, और उसका नतीजा भी आएगा। और जो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से नतीजा आए,
हमें उम्मीद है उससे अधिक अच्छा नतीजा आने वाला है। ये तो बात है। आप लोगों ने बहुत शालीनता के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा और ये बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर इतनी शालीनता के साथ चुनाव क्यों आप लड़ रहे हैं। 92 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, पिछले विधानसभा के चुनाव की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद स्टार प्रचारक के तौर पर 5वें चरण से ठीक पहले राहुल गांधी वहां जाते हैं, 2 सभाएं करते हैं, उसके पहले नहीं जाते, उसके बाद फिर कोरोना की बात होती है और कोरोना के नाम पर फिर वो नहीं जाते हैं। उसके बाद तो फिर प्रचार का अभियान भी करीब करीब कम हो जाता है। इतने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों चुनाव कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लड़ रही थी? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये बार बार ये पूछा जा रहा था अजय अरोड़ा जी चुनाव के दौरान भी कि कहीं आप लोगों की ये रणनीति थी कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है पश्चिम बंगाल में, इसलिए अगर आप सीरियसली चुनाव लड़ेंगे तो वोट बटेगा और उससे ना आपको फायदा होगा और न टीएमसी को फायदा होगा और इसका फायदा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए एक रणनीति के तहत ही हुआ कि गए भी एक बार पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी और फिर अपने आप को किनारे भी उन्होंने कर लिया। आनंद जी, ऐसा नहीं, हमने बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़ा है और पिछली बार 44 सीटें हमारे को मिली और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात की और आपने हमारे नेताओं की बात की, मैंने कहा ना हमें अनुशासन से कोरोना को देखते हुए भी, और जिस प्रकार से मैं साधुवाद दूंगा, बाकी शायद मेरे से इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि राहुल गांधी ने जब लास्ट के 2-3 चरणों में जब कोरोना बहुत बढ़ गया पूरे भारत में, तो उन्होंने कहा कि रैली वैली बंद कर दो और हम कांग्रेस रैली नहीं करेगी। और मैं धन्यवाद देता हूं घोष साहब की पार्टी को और टीएमसी को, इन्होंने हमारी बात मानी और इन्होंने भी अपनी रैलियां रद्द की। हमने सकारात्मक सलाह दी थी और हमें अच्छा लगा कि इन्होंने राहुल गांधी की बात मानी। और जहां तक चुनाव की बात की, हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़े, हमारा गठबंधन मजबूती से लड़ा। 2 मई को नतीजे आ जाएंगे, अभी तो सब बैलेट बॉक्स सब बंद हैं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब और आपसे अजय अरोड़ा जी। आप कह रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव था जिसकी वजह से चुनाव से दूर रखा आपके बड़े नेताओं ने खुद को पश्चिम बंगाल से, लेकिन क्या कोरोना तमिलनाडु में नहीं? क्या कोरोना का लहर केरल में नहीं? क्या वो असम में नहीं था? वहां भी तो था, वहां पर लोग जा रहे थे। बिल्कुल आनंद जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जिस टाइम राहुल गांधी ने बोला उसके बाद वो कहीं भी नहीं गए। जब उन्होंने कहा कि हम बंगाल में नहीं जाएंगे, उसके पहले गए। मेरा सवाल ये था कि उसके पहले गए थे, लेकिन उसके पहले भी तो कोरोना था। देखिए, मैं इस मुद्दे पे जाते हैं ना आनंद जी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को दोष दूंगा कि उन्होंने चुनाव स्थगित क्यों नहीं कराया कोरोना काल में। हमने पहले भी बात रखी थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों गए। मेरा सवाल ये नहीं है अजय जी कि क्यों गए। मेरा सवाल ये है कि अपनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मत थोपिए। नहीं, मेरा सवाल ये है अजय जी, मेरा सवाल ये है कि आप बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, इसलिए सवाल करने का मेरा मन भी करता है कि इसलिए मेरा सवाल है कि पहले वो गए तो पश्चिम बंगाल नहीं गए। क्या पश्चिम बंगाल कोरोना की वजह से नहीं गए या किसी खास रणनीति की वजह से नहीं गए पहले के 4 चरण? आनंद जी, मैं बताता हूं, जहां तक राहुल गांधी जी की बात थी, उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में एक एक कार्यकर्ता हमारा नेता है और एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी समझे अपने आप को। ठीक है, तो ये रणनीति थी हमारी कि हम डोर टू डोर जाएं और इस पर हमने फोकस भी किया। हमने बड़ी बड़ी रैलीज नहीं की, आपने देखा होगा। आनंद जी, आप कह भी रहे वही बात थी। वहां के लोकल लोग थे जो अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन हम लोग थे कंसर्न कि राहुल जी क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रियंका क्यों नहीं जा रही हैं, सोनिया जी की तबीयत खराब थी इसलिए उनके बारे में नहीं था। लेकिन वो रणनीति ठीक है। लेकिन अब जरा हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम भोगेंद्र जी के पास जाएं और धनेश जी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक और एग्जिट पोल आया है। आर भारत CNX का एग्जिट पोल आया है और इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू सकती है। यहां बीजेपी को 138 से 148 सीटें मिल सकती हैं और इस एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। इसके अलावा यहां तृणमूल कांग्रेस को 126 से
36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 6 से 9 सीटें मिल सकती हैं। वामपंथी दलों को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। ये वामपंथी दल जो कि कांग्रेस और आईएसएफ के साथ मिलकर लड़ रहे थे 165 सीटों पर, जिसमें 6 से 8 सीटों पर उनके बारे में आर भारत का जो है वो बताया जा रहा है एग्जिट पोल। और साथ में एक टाइम्स नाउ का भी एग्जिट पोल आया है, पश्चिम बंगाल का ही। पश्चिम बंगाल में टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 158 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 115 सीटें। कांग्रेस समेत जो वामपंथी दल है या जो इनका गठबंधन है, 19 सीटें इन्हें मिल सकती हैं। यानी टाइम्स नाउ के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस मेजॉरिटी के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन आर भारत के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर स्टैब्लिश हो रही है। इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाएं, हम दोनों राजनीतिक दलों के, तीनों राजनीतिक दलों के लोगों के पास जाएं, लेकिन उससे अब जरा धनेश जी और भोगेंद्र जी के पास जाते हैं। धनेश जी, एग्जिट पोल के जो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर हम टाइम्स नाउ और आर भारत की बात करें तो एक टीएमसी को जिता रहा है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पार्टी बता रहा है। धनोज जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। दो लाइन से मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि बंगाल की बात है तो आखिरी हो चुकी, वहीं से मैं उठाता। बुद्धिजीवी दबकर मर गए किताबी कीड़े की तरह, फसादी मशहूर हो गया अनपढ़ गवार की तरह, खुद को जमा करेंगे किस तरह, समाज बिखर रहा है पुरानी किताब की तरह। बंगाल के संदर्भ में ये बातें कहा क्योंकि बंगाल में जो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग रहा, जब आप बात गुलामी की भी करेंगे तो आजादी के जितने भी सैनिक आप देखेंगे तो बंगाल में, लेकिन इस बार चुनाव में जिस तरह से नए विधानसभा को लेकर जो नई विधानसभा की गठन होगी उसका आज आखिरी जो चरण था वो भी समाप्त हो गया, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा दंगा फसादियों की तरह, और आपने अपने बुलेटिन में समाजित भी किया, ये दुखद है कि कुर्सी की लड़ाई के लिए हमेशा लोग इस तरह से लड़ते हैं। देखिए, जहां पर प्रचार प्रसार जो है टीवी के माध्यम से भी हो सकता है, जहां पर प्रचार का माध्यम कोरोना काल की मैं बात कर रहा हूँ, टीवी से भी हो सकता है, रेडियो से भी हो सकता है, एफएम से भी हो सकता है, वेबसाइट से हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में खासतौर पर दो पार्टी टीएमसी और बीजेपी भीड़ को लेकर सबके जान को जोखिम में डालते हुए जिस तरह से सत्ता के लिए लड़े, वो भी जग जाहिर है। लेकिन अभी मैं अपने भाई अजोर अरोड़ा जी को सुन रहा था और जिस तरह से आप अभी सवाल पूछा मुझसे आनंद जी, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो सभी पार्टी के कान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टीवी चैनल पहले से एक दूसरे के पक्ष में रहे हैं, तो इसलिए अभी सभी का जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक किसी निचोड़ पर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, एक तो डायरेक्ट टीएमसी को दे रहा सरकार, एक डायरेक्ट बीजेपी को दे रहा, तो ये दोनों तो सत्य हो नहीं सकता ना, किसी एक ही पार्टी की सरकार होगी। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसका सैंपल जो है उस पर जब उनके विशेषज्ञ को आप बुलाएंगे अपने चैनल पे तो वो बताएगा आपको कि किस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया, किस तरह से पब्लिक से पूछा और कौन पब्लिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इशारा किया कि हम किसकी सरकार बना रहे। लेकिन मैं एक बात जो हमेशा कहना, लेकिन धनोज जी, अब अगर हम आपसे पूछें कि इस पूरे 8 चरण के चुनाव के बाद आपका क्या आकलन है तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जिस तरह से अगर आपने अभी दिया, जैसे मान लीजिए पड़ोसी राज्य असम में अगर बीजेपी को बढ़त मिलती है उसका कहीं न कहीं धमक आपको बंगाल में मिलेगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के तमाम लीडर वहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो। एक नेता तो विजय कैलाशवर्गीय तो वहीं पर घर बना लिया, वो तो वहीं पर है, वहीं पर बेचारा ईंट पत्थर जमा किए। और दूसरी बात, जिस तरह से अजय अरोड़ा जी ने कहा, आपको देखना होगा जो टीएमसी के पेड रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उसको कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और वर्तमान के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना मुख्य सलाहकार घोषित किया। यह दिखाता है कि कहीं न कहीं टीएमसी और कांग्रेस के साथ साठगांठ पहले से हो गई, और टीएमसी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है कि बंगाल में बीजेपी ना आए, क्योंकि कांग्रेस का बंगाल में सरकार परिवर्तन का कोई इरादा नहीं है। ये शुरू से वो कुछ भी कह ले कि राहुल गांधी गए नहीं गए, क्योंकि राहुल गांधी के जाने से और फायदा बीजेपी को ही होता, इसलिए राहुल गांधी को उनका पूरा जो पार्टी के लोग हैं बंगाल के खास तौर पर उन नेताओं ने वहां पर ऑब्जेक्शन लगाया, और हम लोगों ने न्यूज में देखा, तमाम चैनलों पे न्यूज में बकायदा छपे भी, तो ये कहीं ना कहीं मौन समर्थन कांग्रेस का टीएमसी को रहा। इसीलिए हमारे टीएमसी के राघव तिवारी जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है, देखिए लेफ्ट जो दुश्मन रहा टीएमसी का,
मैं लास्ट कर दूं, जो दुश्मन रहा टीएमसी का और टीएमसी जो दुश्मन रहा लेफ्ट का, उसके साथ देखिए, और जो अब्बास सिद्दीकी है उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ सीटें तो वो लेंगे, क्योंकि देखिए उनका अपना एक दबदबा है, उनके नाना का जो पीर जो है, उनका पीर का कुछ न कुछ असर तो है, और मुस्लिमों में पीर का बहुत बड़ा स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट का, ये थोड़ा सा टीएमसी को ही नुकसान करेगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो कांग्रेस चाहती है कि टीएमसी की सरकार हो, लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि अब तो आपके स्क्रीन पर आना शुरू हो गया है, जब सारे एग्जिट पोल आ जाएंगे तब हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, हम लोग, हमें भी असल इंतजार तो हमें भी वही 2 मई का ही है। जी, 2 मई का ही है, बिल्कुल 2 मई का ही है। और ये सब जो भी आ रहे हैं, ये उन लोगों के अपने अपने सैंपल्स हैं। और कह दूं आनंद जी, मैं आपको कह दूं, बीजेपी को नुकसान नहीं है बंगाल, चाहे सरकार बनाए ना बनाए, बीजेपी को नुकसान नहीं है, क्योंकि वो 3 सीट लेकर अगर 100-150 सीट भी ले लेती है तो ये भी मान लीजिए कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए नुकसान है। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि मैं वहां से लड़ूंगा चुनाव, 2024 की ताल ठोक दिया है ना, आपने देखा होगा ना बनारस के सपने, तो वो धक्का भी पहुंचेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है। इस प्रभात जी कह रहे हैं कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभात जी माफी के साथ थोड़ा एक राउंड हम कंप्लीट कर लें भोगेंद्र जी के पास से आके, उसके बाद फिर हम उधर आते हैं आपके पास, इस पूरी चर्चा को फिर और हम खोल लेंगे। अगर हम बात करें भोगेंद्र पाठक जी, जो चर्चाएं हो रही हैं, अपने अपने दावे पहले होते रहे हैं, एग्जिट पोल के भी जो दावे आ रहे हैं उसके आधार पर अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन पूरे चुनाव में आप भी चर्चा में रहे, चर्चा करते रहे, अपने हिसाब से एनालाइज करते रहे, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या बाकी के जो 4 राज्य हैं उनका हो। हम अभी पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है पश्चिम बंगाल को लेकर? क्या पश्चिम बंगाल के नतीजों को हमें 2 पार्ट में बांटकर देखना चाहिए? एक पार्ट वो कि पहले से लेकर 5वें चरण तक का, और दूसरा पार्ट 6ठा, 7वां और आज खत्म हुआ 8वां दौर का। देखिए, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें अभी जो 8 चरण में चुनाव हुए हैं, तो उसका जब हम विश्लेषण करते हैं उसके हिसाब से, तो दूसरे, तीसरे और 8वें चरण में टीएमसी मजबूत थी, काफ़ी मजबूत थी, बाकी में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था। अब देखें वहाँ पश्चिम बंगाल में हुआ क्या है, 10 साल टीएमसी और 34 साल वाम दल जो हैं उनका जो शासन रहा, उसके प्रति जो लोगों का आक्रोश है, क्योंकि भूत तो भूत ही बन गया, कुछ दिया नहीं, और भविष्य अधर में लटका हुआ है, भविष्य अच्छा होगा इसकी उम्मीद लोगों को टीएमसी से नहीं है। और जबरदस्त ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में हुआ है। साथ ही साथ आप देखें, भय और भ्रष्टाचार इन दोनों का बोलबाला रहा। घूस, जो कट मनी और सिंडिकेट और क्लब कल्चर है, घूस और घुसपैठिए दोनों हावी रहे। इसलिए पूरी तरह जब हम विश्लेषण करते हैं और पश्चिम बंगाल को देखते हैं, जो लहर दिखती है उससे स्पष्ट पता चलता है कि बीजेपी की सरकार वहां बनेगी, टीएमसी की सरकार इस बार नहीं बन पाएगी। और साथ ही साथ अगर हम असम की बात करें, तो असम में तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है, इसलिए उसकी सरकार बन जाएगी। पुदुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तमिलनाडु और केरल, इसमें बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में अच्छी तरह कामयाब होगी। बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में अच्छी तरह कामयाब होगी। और इस बीच एबीपी न्यूज़ और के एग्जिट पोल का भी नतीजा आया है। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में एबीपी न्यूज़ एग्जिट पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 152 से 164 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 109 से 121 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की अगर हम बात करें तो 14 से 25 सीटें मिल सकती हैं। तो जो दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट का जो गठबंधन है उसका दावे में कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में कुछ लोग कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर आ रही है सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर, तो कुछ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर है। भोगेंद्र पाठक जी कह रहे हैं कि जो चुनाव का जो
दौर देखने को मिला, उससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आ सकती है। बहरहाल 2 तारीख को दल और आईएसएफ इसका जो गठबंधन है उससे निश्चित रूप से टीएमसी की वोट बर्बाद किए हैं। टीएमसी को उससे क्षति पहुंचेगी, बीजेपी को लाभ पहुंचेगा। मतलब उससे क्षति पहुंचेगी, इसलिए बीजेपी को लाभ मिल सकता है। कांग्रेस वामपंथ से, कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा अच्छा कांग्रेस करेगी वहां पे। 8वें चरण में उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, निश्चित रूप से 4 से 9 सीट मिलने की संभावना दिख रही है कांग्रेस को। चलिए जरा अब इस चर्चा को और आगे खोलते हैं। प्रभात तिवारी जी, जरा आप बताइए कि दावे तो आप कर रहे हैं, कुछ जगहों से कुछ एग्जिट पोल जो हैं वो आपके पक्ष में हैं, कुछ आपके खिलाफ हैं। ठीक है, 2 तारीख का इंतजार सबको करना है, लेकिन क्या अब बताइए जरा कि कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ, कांग्रेस का थोड़ा झुकाव आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं, भले कांग्रेस माने या नहीं माने, लेकिन लेफ्ट और आईएसएफ के बारे में यह है कि वो अपनी जमीन को मजबूत बनाने के लिए, अपने आधार को मजबूत बनाने के लिए उन लोगों ने पूरी कोशिश की। तो इससे कोई नुकसान आप लोगों को हुआ? क्योंकि अभी तक तो आप डायरेक्ट चुनाव लड़ते थे, 2016 तक की बात करें तो। अब एक बीजेपी एक बड़ी स्टेक के तौर पर सामने आ गई है, तो अब ध्रुवीकरण के आधार पर भी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ भारतीय जनता पार्टी के आने से, और ट्रायंगुलर कंटेस्ट भी हुआ, उसमें आपको मैनेज करना पड़ा। तो क्या इससे कोई नुकसान आप लोगों को हुआ इस चुनाव के बीच में? प्रभात जी, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे दूं दिल्ली का। आपने देखा दिल्ली में 7 लोकसभा की 7 लोकसभा सीट भाजपा ने जीती थी, और लग रहा था कि केजरीवाल वहां जो है अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव जो होता है उसका एक अलग मुद्दा होता है, और लोकसभा का चुनाव जो होता है उसका एक अलग मुद्दा होता है। तो जब केजरीवाल के विधानसभा चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी बड़े ही भारी बहुमत के साथ जो है वहां पर फिर से मुख्यमंत्री बने। तो बंगाल में जो है ये विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, पहली बात। और रही बात, दूसरी बात वामपंथियों की, तो वामपंथियों को तो लोगों ने 2009, 10, 11 में तो एकदम मैंने उखाड़ के यहाँ से फेंक दिया है। वामपंथियों का यहाँ अब कुछ नहीं होने वाला है। और कांग्रेस जो है वो जो है लुंज पुंज पड़ी हुई है पश्चिम बंगाल में। उनका ना संगठन ताकतवर है, ना उनके नेता ताकतवर है, और ना वो लड़ाई कर पा रही है। 90 सीट एक सबसे पुरानी पार्टी 90-92 सीट पे लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर लूँ तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी जो कि हमारे पॉलिटिकल रणनीतिकार हैं, उन्होंने पहले भी कहा है और हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3 का फिगर टच नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अब आपने खुद प्रशांत किशोर का नाम लिया सर, तो प्रशांत किशोर का वो बयान भी क्या उसकी चर्चा नहीं की जाए? आप कह रहे हैं कि ट्रिपल फिगर तक वो नहीं पहुंचेगी, 99 पार कर जाएगी तो वो छोड़ देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा, बाद में ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की लहर है, नरेंद्र मोदी को देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं, ध्रुवीकरण हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है, ये बात भी उन्होंने कहा, और तुष्टीकरण भारी पड़ रहा है टीएमसी के लिए। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। नहीं, तो ये विधानसभा के चुनाव में नहीं, अगर आप सर अगर आप प्रशांत किशोर के उस बात को कोट कर रहे हैं, तो क्या इस बात के बीच चुनाव में प्रशांत किशोर जो आपने कहा कि हमारे रणनीतिकार हैं, वो अगर वो कह रहे हैं तो क्या उस पर नहीं बात यकीन करनी चाहिए, उसको हवा में उड़ा देना चाहिए? मैंने एक उदाहरण दिया, नहीं, मैं हवा में उड़ाने की बात नहीं कर रहा। मैंने एक उदाहरण दिया कि जो हमने 10 साल में विकास किया है, हमने 10 साल तो प्रशांत किशोर बीच चुनाव में ऐसी बात क्यों कह रहे हैं काम के उस पार्टी के बारे में जिसके वो रणनीतिकार रहे? नहीं, प्रशांत किशोर जी नहीं, आनंद जी बात इसलिए कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए कम रकम नहीं होते हैं। आप 500 करोड़ लेकर अगर बात किए कि बीजेपी यहाँ पे सत्ता में आ जाएंगे तो उनको 5 करोड़ भी नहीं मिलेगा। ये सारे कोयला घोटाला का पैसा आज प्रशांत किशोर खा के बैठा हुआ है, आज बालू घोटाला का पैसा प्रशांत किशोर खा के बैठा हुआ है, गोरू पचार का पैसा प्रशांत किशोर खा के बैठा हुआ है, बीजेपी जो है आज जितना सिंडिकेट का पैसा प्रशांत किशोर खा के बैठा हुआ है। 500 करोड़ खा करके अगर बोले कि भाजपा सत्ता में आ जाएंगे तो उनको 5 करोड़ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो मजबूर होकर ये कह रहे हैं। भास्कर दा हम लोग संजीदगी के साथ एक दूसरे को सुनते हुए हम आपके पास आएंगे, लेकिन जब प्रभात जी की बात, प्रभात जी आपने एग्जाम्पल दिया दिल्ली का,
प्रभात जी, आपने एग्जाम्पल दिया दिल्ली का, जी। लेकिन 2014 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ और वहां पर कोई ये कह ही नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी चुनाव मैदान में थी वहां पर एक साथ, लेकिन उस मिथ को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा था, मोदी के ही फेस पर चुनाव बीजेपी वहां लड़ी थी और सबसे बड़ी पार्टी और अकेले सत्ता में आ गई वो। तो एक तो एग्जाम्पल वो भी है। दूसरा एग्जाम्पल त्रिपुरा का भी है, जहाँ पे 5 देखिए उत्तर प्रदेश का जो प्रतिशत ही बीजेपी को वोट मिले थे, जबकि उसने 2018 के चुनाव में अपने बल पे सरकार बना ली। पश्चिम बंगाल जो है ये बुद्धिजीवियों का वर्ग है और यहाँ पर जाति धर्म ऊंच नीच के ऊपर वोट नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपने विकास किया है, आप विकास करेंगे, काम करेंगे, उसके ऊपर वोट पड़ता है। पश्चिम बंगाल को आप जो है हमेशा अलग दृष्टि से देखें, क्योंकि भारत में पश्चिम बंगाल का एक अलग स्थान रहा है, हमेशा रहा है। और हम लोग कहते भी हैं कि जो बंगाल आज करता है वो भारत कल सोचता है। ठीक है, तो इसलिए बंगाल की बात अलग है और उत्तर प्रदेश की बात अलग है। बंगाल की बात अलग है, उत्तर प्रदेश की बात अलग है, लेकिन बंगाल से दिल्ली की तुलना की जा सकती है। ये भी एक अपना तर्क है। बहरहाल भास्कर घोष जी, अब ये बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ले सकती है, क्योंकि अभी भी सारे एग्जिट पोल ये नहीं कह रहे हैं, सारे एग्जिट पोल अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, इतनी मेहनत के बाद, इतने जमकर प्रचार और रैलियों के बावजूद। अभी तक आनंद जी, अभी तक आपने तीन ही एग्जिट पोल का नतीजे जो हैं, एग्जिट पोल का दावे जो हैं वो सामने लाए। एक आर भारत का, एक टाइम्स नाउ का, एक एबीपी एक्सिस का। अब मैं तीनों का अलग अलग देखता हूं। आर भारत ने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 138 से 141 भाजपा को मिलेगा, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी 126 टू 136 टीएमसी को मिलेगा और कांग्रेस और सीपीएम का पत्ता साफ हो जाएगा। टाइम्स नाउ ने बताया 158 टीएमसी और 115 बीजेपी। एबीपी एक्सिस ने बताया कि 152 से 164 टीएमसी। आप ये देखिए, बंगाल का पूरा हिस्ट्री देख लीजिए, बंगाल में ऐसा कोई कांटे का टक्कर वाला कभी आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे जो होता है एक जाति नीतिगत आधार पे होते हैं, कुछ जातिगत आधार पे नहीं वोट होते हैं। हालांकि ये तृणमूल कांग्रेस का कि पहला एजेंडा रहा, पहले से ही पहला एजेंडा रहा कि मुसलमान और नॉन मुसलमान को अलग बांटा जाए और मुसलमान को वोट को जो पोलराइजेशन किया जाए। फिर भी बंगाल में आप देखिएगा पूरा रिजल्ट जो होता है वो एक्सट्रीम होता है। तो आर जो टाइम्स नाउ और एबीपी दावे कर रहे हैं उसमें मुझे कोई दावे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देख रहा है। और ये जो आर भारत कर रहा है 138 टू 141, बीजेपी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मध्य प्रदेश में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के बहुत आ चुके हैं। सो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो भाजपा होगा ही। और मैं ये कह रहा हूं बार बार, 19 से हाफ 21 से साफ, यानी तृणमूल कांग्रेस अपना झंडा बचा पाएगा तो बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घूस से घुसपैठिया तक, सिंडिकेट राज से कोयला घोटाला तक, सारे घोटाला करके जनजीवन को त्रस्त व्यस्त कर दिया। और ये 8 दफा जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरह से उन्होंने वायलेंस का ही इस्तेमाल किया, चाहे वो शीतलकुची में हो चाहे कहीं भी हो, तो बंगाल का जनता उनको माफ नहीं करेंगे और पंजाब का जनता उनको साफ कर देंगे। ठीक है, एक बहुत संक्षेप में धनोज जी आपसे सवाल कि साइलेंट वोटर्स बंगाल में होते हैं, स्विंग वोटर्स नहीं होते, ये एक बताया जाता है वहां के लोगों के बारे में, कि इसलिए कि उनको डर होता है, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाते कि वो पार्टी सत्ता में आ रही है तब तक वो उस पार्टी के लिए खुलते नहीं हैं और उस पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। बिल्कुल आनंद जी, आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट को रखा है। मैंने बुद्धिजीवी बार मैंने अपने पहले सत्र में भी कहा था कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग जो है ना वो बहुत सोच समझकर अपने आप को शो करते हैं। जिस तरह से मैं बात करूंगा सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की, टीएमसी के बहुत सारे नेता जो दामन थाम लिए बीजेपी का, उससे भी आप एक आकलन करके देखिए कि वहां की जनता तय कर रही थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो मतुआ समाज है जिनके लिए दीदी शुरू से कहा कि नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी कह रहे नागरिकता देंगे, ओबीसी, मांझी, और दूसरी बात जो उन्होंने नारा दिया बाहरी गुंडा, उसमें जो अपने ही लोगों को दीदी ने दुखी कर दिया था। और एक पॉइंट और ऐड कर दूं, प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बिहार में भी फेल हो गए। बिहार में उन्होंने कहा था
कि मैं पॉइंट रख रहा हूँ क्योंकि आपने उठाया और राघव तिवारी जी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि प्रशांत किशोर वहाँ बिहार में फेल हो गए, उन्होंने भी कहा था, लेकिन वहाँ भी देखिए क्या हुआ। अब जो है जो सांठगांठ इनका कांग्रेस से रहा, बिल्कुल, तो कोई फ्री में देखिए आपको हमको क्यों नहीं बना दिया सलाहकार। बिल्कुल वही है सबसे बड़ा सवाल यही है। कुछ वक्त की कमी है, इसलिए इस चर्चा को यहाँ पर विराम देना पड़ रहा है। हम इस पर चर्चा आगे भी करेंगे जब पूरी तरह से ये आ जाएगा, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे और उसके आकलन के आधार पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर घोष साहब, प्रभात तिवारी जी, अजय अरोड़ा जी, आप लोगों को शुभकामनाएं अपने अपने दावों के लिए। 2 मई का इंतजार सबको रहेगा। धनेश कुमार जी और भोगेंद्र झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज भोगेंद्र पाठक जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। 2 मई का इंतजार होगा। 2 मई को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे और उस समय पता चलेगा कि असल दम किस में रहा है। आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सहारा समय, सहारा।